आज हम लेखा शास्त्र में पार्ट 2 लेखांकन के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि लेखांकन सिद्धांत क्या है। लेखांकन की सामान्य आधारभूत मान्यताओं तथा कार्य पद्धति संबंधी सामान्य नियमों को ही लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। वास्तव में ये नियम दिशा निर्देशक का कार्य करते हैं, जिन्हें सौदों का लेखा करने व वित्तीय विवरण तैयार करते समय ध्यान में रखी जाती है। ये सिद्धांत प्रकृति प्रदत्त या आविष्कारक नहीं होते हैं, बल्कि मनुष्यकृत होते हैं। अर्थात ये नियम व सिद्धांत प्रकृति द्वारा बनाए या आविष्कार नहीं किए गए होते हैं, बल्कि ये मनुष्य द्वारा बनाए गए सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करने पर लेखांकन पद्धति में एक रूपता आती है और लेखांकन की भाषा सहज व सरल हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे लेखांकन की आधारभूत मान्यताएं या अवधारणाएं क्या है। लेखांकन की आधारभूत मान्यताओं या अवधारणाओं से आशय है व्यावसायिक लेन देनों का हिसाब रखने का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। समय समय पर अलग अलग देशों में लेखापालकों अर्थात अकाउंटेंट्स ने लेखांकन के क्षेत्र में अनेक प्रथाओं एवं परंपराओं को जन्म दिया है तथा अपने अपने ज्ञान, प्रयोगों व अनुभवों के आधार पर लेखांकन सिद्धांतों को प्रतिपादित भी किया है, किंतु यह सिद्धांत विश्वव्यापी नहीं है। यही कारण है कि आज भी व्यावसायिक सौदों का हिसाब रखने की विभिन्न विधियों में भिन्नता है, किंतु फिर भी लेन देनों का लेखांकन करने के लिए अनेक तर्कसंगत ऐसे विचार हैं जिन्हें बिना प्रमाण के ही स्वीकार कर लिया गया है। लेखांकन की तकनीकों के विकास को परिचालित करने वाले सामान्य नियमों को ही लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। लेखांकन अवधि की आधारभूत मान्यताएं या अवधारणाएं में पहला है लेखांकन अस्तित्व की मान्यता या अवधारणा। व्यवसाय का अस्तित्व उसके स्वामी से पृथक एवं स्वतंत्र होता है। लेखांकन में स्वामी द्वारा व्यवसाय के साथ किए गए लेन देन उसी प्रकार माने जाते हैं जैसे कि बाहरी व्यक्ति ने किए हों। यही कारण है कि स्वामी द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन व्यवसाय का दायित्व माना जाता है। इसी प्रकार स्वामी द्वारा समय समय पर व्यवसाय से निकाले गए धन का हिसाब रखा जाता है। अतः स्वामी के लेन देनों को लिखने के लिए पूंजी खाता खोला जाता है। पृथक व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा सभी प्रकार के व्यवसायों में विद्यमान है, चाहे वह व्यवसाय एकाकी हो या साझेदारी व्यवसाय हो या फिर कंपनी हो। लेखांकन की इस अवधारणा से व्यवसाय की लाभ हानि तथा आर्थिक स्थिति का सही आकलन संभव हुआ है। व्यवसाय अस्तित्व अवधारणा का मतलब है व्यवसाय अस्तित्व अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक संस्था अपने स्वामी, लेनदार तथा अन्य पक्षों से पृथक इकाई मानी जाती है। दूसरा अवधारणा है मुद्रा मापन की मान्यता या अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों या व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, अन्य घटनाएं नहीं, चाहे वे कितने ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। मुद्रा मापन की अवधारणा में इसमें लेखांकन सामग्री में उन्हीं क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका प्रतिफल मुद्रा में पाया जाता है। ऐसा प्रतिफल जिसका मापन मुद्रा में संभव नहीं है लेखांकन की दृष्टि से अनुपयोगी है, जैसे उत्पादन की नीति क्या है, माल किसका अच्छा है आदि तथ्यों को मुद्रा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः ये बातें लेखाकरण में लेखांकन की दृष्टि से अनुपयोगी है। तीसरा है चालू व्यवसाय की मान्यता या अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि व्यापार भविष्य में दीर्घकाल तक चलता रहेगा, अर्थात व्यवसाय का निकट भविष्य में समापन नहीं होगा। चौथा है लेखा अवधि की मान्यता या अवधारणा।
इस मान्यता के अनुसार व्यवसाय के जीवन काल को सुविधा की दृष्टि से छोटी छोटी लेखा अवधियों में बांट दिया जाता है, जिसके बाद उस अवधि के व्यवसाय के लेखों का सारांश मालूम किया जाता है। इन छोटी छोटी अवधियों को लेखांकन में लेखा अवधि कहते हैं। व्यवसाय के भविष्य में चालू रहने की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। यह अवधि इतनी लंबी होती है कि कोई भी व्यवसायी व्यवसाय की समाप्ति तक परिणामों को जानने के लिए इतनी प्रतीक्षा नहीं करेगा। व्यवसाय की समाप्ति पर ही वह लगाई गई पूंजी एवं व्यवसाय समाप्त होने के समय उपलब्ध पूंजी की तुलना कर व्यवसाय के परिणामों को जान सकता है। अतः लेखांकन की एक निश्चित अवधि होनी चाहिए ताकि उक्त अवधि के परिणामों को प्राप्त किया जा सके तथा वित्तीय स्थिति का सही आकलन संभव हो। व्यवसाय की प्रकृति एवं लेखांकन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लेखा अवधि का निर्धारण किया जाना चाहिए। सामान्यतः यह अवधि 1 वर्ष की होती है। मेलों में लगाए गए व्यवसाय या मौसमी व्यवसाय की जीवन अवधि ही उनकी लेखा अवधि होती है। अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा में है पहला लागत अवधारणा। लेखांकन की इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक माल अथवा संपत्ति का लेखा वास्तविक लागत पर करना चाहिए, भले ही उस माल अथवा संपत्ति का लागत मूल्य बाजार मूल्य से कम अथवा ज़्यादा हो। दूसरा है द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा वह अवधारणा है जो यह स्पष्ट करती है कि प्रत्येक सौदे में 2 पक्ष होते हैं, जिसमें एक पक्ष नामे अर्थात विकलन या डेबिट और दूसरा पक्ष जमा अर्थात समाकलन या क्रेडिट होता है। इस प्रकार प्रत्येक सौदे का लेखा इसी आधार पर किया जाना चाहिए। तीसरा वसूली की अवधारणा। वसूली संबंधी अवधारणा के अनुसार जिस तिथि पर माल अथवा वस्तुएं क्रेता को सुपुर्द की गई है वही तिथि सौदे की तिथि मानी जाएगी, अर्थात आदेश की तिथि अथवा माल के निर्माण की तिथि को विक्रय तिथि नहीं मानना चाहिए। इस मान्यता के अनुसार लेन देनों का लेखांकन उपार्जन वसूली आधार पर किया जाता है। लेन देनों के होते ही उपार्जन आधार पर उसका लेखांकन किया जाता है। चौथा है पूंजी अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार पूंजी से संबंधित व्यवहारों का लेखा अलग से किया जाना चाहिए। व्यवसाय के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को एकल व्यापार एवं साझेदारी फर्म में पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, परंतु प्रमंडल अर्थात कंपनी की दिशा में ऐसा नहीं किया जाता है। इस अवधारणा के आधार पर व्यवसाय का लाभार्जन शक्ति का पता लगाया जा सकता है। पांचवा है अनुरूपता की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार वित्तीय वर्ष के वास्तविक लाभ अथवा हानि की गणना करने के लिए चालू वर्ष के सभी आय व्यय को सम्मिलित करना चाहिए, अर्थात चालू वर्ष में अदत्त व्यय पूर्वदत्त व्यय उपार्जित आय अनुपार्जित आय को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि सही परिणाम सामने आ सके। इसके बाद है लेखांकन का आधार। किसी व्यावसायिक संस्था का प्रमुख उद्देश्य लेखा अवधि के अंत में लाभ हानि ज्ञात करना है। लाभ हानि ज्ञात करने के 2 आधार हैं, पहला नकदी या रोकड़ आधार, दूसरा है उपार्जन आधार और तीसरा है मिश्रित आधार। पहला है लेखांकन का नकदी आधार। इसके अंतर्गत आय अथवा लाभों का लेखांकन पुस्तकों में तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि वह रोकड़ में प्राप्त न हो जाए। इसी प्रकार व्ययों का लेखांकन तभी किया जाएगा जब उसका नकदी भुगतान कर दिया जाए। इस आधार पर लाभ आय एवं व्ययों का अंतर है। साधारण रूप से संस्था को क्या प्राप्त हुआ एवं संस्था ने क्या भुगतान किया, इसे प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। यद्यपि जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं उनके लिए नकदी आधार
महत्वपूर्ण होता है, जैसे वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि। लेखांकन के नकदी आधार में केवल हम नकद लेन देनों का ही लेखा करते हैं, जब तक कि वह रोकड़ में प्राप्त न हो जाए। इसी प्रकार व्ययों का लेखांकन तभी करते हैं जब उसका भुगतान नकद में कर दिया जाए। यह लेखांकन का नकदी आधार पेशेवर व्यक्तियों के लिए होते हैं, उनके लिए नकदी आधार महत्वपूर्ण होता है, जैसे वकील, डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि। लाभ। पहला लाभ है यह आधार सरल एवं वास्तविक है। दूसरा, रूढ़िवादी प्रवृत्ति की संतुष्टि या आधार करता है। तीसरा, नकदी लेन देन करने वाली नगद लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए उपयुक्त है। इसके क्या दोष हैं? पहला है वित्तीय स्थिति का सच्चा एवं उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करता। दूसरा, लेखांकन के मिलान सिद्धांत की उपेक्षा करना है। रोकड़ में हेराफेरी की संभावना, पूंजीगत एवं आगमगत में अंतर की सामर्थ्य नहीं, कंपनी अधिनियम 1956 की मान्यता प्रदान नहीं करता। दूसरा है लेखांकन का उपार्जन आधार। इस आधार पर लेखांकन का आधार उपार्जन होता है, चाहे रोकड़ प्राप्त हुई हो या ना हुई हो, आय का उपार्जन ही पर्याप्त है। यहाँ पर स्पष्ट कर देना अनुचित ना होगा। अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित आय का लेखा भी पुस्तकों में किया जाता है। लाभ। पहला, सही वित्तीय स्थिति का प्रकटीकरण। दूसरा, गणना में एकरूपता। तीसरा, मिलान सिद्धांत का पालन। चौथा, पूंजीगत एवं आगमगत व्ययों में अंतर। पांचवा, कंपनी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त। इसके दोष, पहला कठिन आधार, दूसरा अनुमानों पर आधारित, तीसरा व्यक्तिगत निर्णय से हानि। तीसरा है मिश्रित आधारित लेखांकन। लेखांकन का मिश्रित आधार रोकड़ आधार और उपार्जन आधार का मिश्रित रूप है, अर्थात पहला और दूसरे दोनों का मिला हुआ रूप है। इस आधार के अनुसार आय और संपत्तियों को रोकड़ आधार पर तथा व्ययों एवं दायित्वों का उपार्जन आधार पर लेखांकन किया जाता है। प्रायः पेशेवर व्यक्ति जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील आदि मिश्रित आधार पर अपना प्राप्ति से भुगतान खाता और आय व्यय खाता तैयार करके शुद्ध आय ज्ञात करते हैं। प्रायः ये अपनी अप्राप्त आय का लेखा नहीं करते, किंतु अदत्त व्ययों का लेखा करते हैं। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है कर योग्य आय की गणना करते समय अदत्त व्ययों पर छूट प्राप्त करना है। लेखांकन का मिश्रित आधार न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार पूर्णतः स्वीकृत आधार है। इसके बाद हम देखेंगे लेखांकन के रोकड़ आधार एवं लेखांकन के अर्जित आधार में अंतर। पहला, लेन देनों का लेखा। लेखांकन का रोकड़ आधार। इस आधार में केवल रोकड़ अर्थात नगद लेन देनों का ही लेखांकन किया जाता है। अर्जित आधार पर लेखांकन। इस आधार में रोकड़ एवं उधार अर्थात नगद और उधार दोनों प्रकार के लेन देनों का लेखा किया जाता है। दूसरा, आयों का लेखांकन। इस आधार में केवल उन्हीं आयों का लेखांकन किया जाता है जिन्हें नगद में प्राप्त किया गया है। इस आधार में समस्त आयों का लेखा किया जाता है, चाहे उन्हें रोकड़ में प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं। व्ययों का लेखांकन। इस आधार में उन्हीं व्ययों का लेखा किया जाता है जिनका भुगतान नगद में किया गया है। इस आधार में समस्त व्ययों का लेखा किया जाता है, चाहे उनका भुगतान रोकड़ या नगद में किया गया हो अथवा नहीं। चौथा, पूंजीगत एवं आयगत मदों में अंतर। इस आधार में पूंजीगत एवं आयगत मदों में अंतर नहीं किया जाता। इस आधार में पूंजीगत एवं आयगत मदों में अंतर किया जाता है। पांचवा, समायोजन। इस आधार में समायोजन मदे जैसे अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित एवं अनुपार्जित आय आदि की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि इस आधार में समायोजन मदे जैसे अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित एवं अनुपार्जित आय आदि की ओर ध्यान दिया जाता है, अर्थात इसका लेखा किया जाता है। सही लाभ हानि की गणना। इस आधार पर लेखांकन करने से सही एवं उचित लाभ हानि की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें सभी रोकड़ एवं उधार लेन देन का लेखा नहीं किया जाता। इस आधार पर लेखांकन करने से सही एवं उचित लाभ हानि की गणना की जा सकती है, क्योंकि इसमें सभी रोकड़ एवं उधार लेन देनों का लेखा
किया जाता है। वैधानिक स्थिति अथवा मान्यता, इस आधार को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि इस आधार को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा मान्यता प्राप्त है। उपयुक्तता, यह आधार पेशेवर व्यक्तियों जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के लिए उपयुक्त है। यह आधार उन सभी संस्थाओं के द्वारा अपनाया जाता है जिनका उद्देश्य लाभोपार्जन करना है। इस प्रकार से ये दोनों में अंतर हुआ।